नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यूनिट नंबर 3 रह गई थी हमारी। तो यूनिट नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है टैक्स सिस्टम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस। थर्ड आपका टॉपिक आता है फिस्कल पॉलिसी, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। फोर्थ टॉपिक आपका आता है सेंट्रल बजट। फिफ्थ टॉपिक आपका है बर्डन ऑफ डेफिसिट एंड डेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं और इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लियर हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से, दैट इज टैक्स सिस्टम, इट्स मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो अगर टैक्स सिस्टम को हम अभी तक जो हम जनरली इंडिया में रहने के बाद समझ पाए हैं, वो दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो बेसिकली अगर मीनिंग ऑफ टैक्स सिस्टम को देखें तो जो सरकार रन करती है या जो हमारा देश चलता है, जो इकोनॉमी चलती है, वो डिपेंडिंग ऑन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है उसको बोलते हैं टैक्स, तो वो टैक्स के थ्रू आता है। द टैक्स सिस्टम रेफर्स टू एंटायर स्ट्रक्चर, रूल्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर बाय विच अ गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये रेवेन्यू किसका है? गवर्नमेंट का है। किससे है? इंडिविजुअल से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ public revenue and plays vital role in financing development, maintaining law and order, redistributing wealth and controlling inflation and unemployment। ठीक है, तो जो भी चीजें हो रही हैं ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, वो चीजें किसके बेसिस पे होती हैं? बिकॉज ऑफ मनी। और मनी गवर्नमेंट के पास कैसे आता है? थ्रू टैक्सेस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो टैक्स क्या है, वो जनरली डिफाइंड एज कंपलसरी पेमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल को देना है, कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि वो मर्जी चाहे दे या फिर उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, पर ये क्या है? कंपलसरी चीज है। ठीक है, विदाउट डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू। ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिटर्न हो चाहे ना हो, पर उसको देना ही देना है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिटीजन पे इनकम टैक्स not to receive personal service but to enable state to maintain infrastructure, national security, education, healthcare and public goods। ठीक है, तो जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं वो हम पर्सनल सर्विस के लिए तो पे नहीं करते, बल्कि हम किस चीज के लिए करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, नेशनल सिक्योरिटी अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ केयर वगैरह, इन सब चीजों के लिए हम पे करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, मतलब लोगों से टैक्स लेके, भाई जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उस पर उतना ज्यादा टैक्स। ठीक है, तो लोगों से इनकम लेके उनकी और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो किसी पे कंसंट्रेट ना हो पाए। ठीक है, एंड देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास अगर पैसा रहेगा तो जो इकोनॉमी है ऑफ द कंट्री वो स्टेबल रहती है। रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, तो रिसोर्स को एलोकेट करती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जेम्पशंस और इंसेंटिव्स। ठीक है, तो टैक्स एग्जेम्पशंस और इंसेंटिव्स के थ्रू जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कराया जाता है। एंड देन एनकरेजमेंट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो जो टैक्स है उसमें रिबेट मिलती है। हमें सबको पता है बात कि अगर किसी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, कुछ लिया हुआ है, तो उसमें उसको रिबेट्स मिलती है। तो रिबेट्स के चक्कर में लोग टैक्स बचाने के चक्कर में बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका डबल फायदा होता है। ठीक है, देन प्रिंसिपल्स अगर देखें क्या है गुड टैक्स सिस्टम के, सबसे पहले कैनन ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और वीडियोस कि इक्विटी मतलब अगर एक व्यक्ति को 10 रुपए की जरूरत है और एक व्यक्ति को 5 रुपए की जरूरत है और आपके पास 15 रुपीज है, तो इक्विटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि उसको 10 दे दो और उसको 5 दे दो, ताकि दोनों की जरूरतें पूरी हो जाए। और इक्वालिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि 7.5 रुपए इसको दे दो और 7.5 रुपए इसको दे दो। ठीक है, तो ये इक्विटी के प्रिंसिपल में वर्क करती है, मतलब फेयरनेस। जो रिच पर्सन है, जो अच्छी इनकम कर रहे हैं, उन पर ज्यादा टैक्स इंपोज होता है एज कंपेयर टू द मिडिल क्लास एज पुअर पर्सन। ठीक है, देन उसके बाद कैनन ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, मतलब क्या है? द अमाउंट, मैनर एंड टाइम ऑफ टैक्स शुड बी क्लियर टू टैक्स पेपर्स। ठीक है, तो जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको अमाउंट कितना देना है, मैनर किस मैनर में देना है और किस टाइम पे देना है, वो चीज क्लियर होती है। एंड देन कैनन ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कलेक्शन शुड बी सिंपल एंड नॉट बर्डनसम। मतलब जो कलेक्शन होगा, टैक्स कलेक्शन होगा, वो क्या होगा? सिंपल होगा, किसी पे बर्डन इंपोज करने वाला नहीं होगा। एंड देन कैनन ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहती है, प्लस इकोनॉमी इससे रेगुलेट होती है। ठीक है, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर देखें तो दो चीजों में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इस तरीके से टैक्सेस जो है हमारा डिवाइडेड है। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या है? टैक्सेस वेयर लायबिलिटी और एंड बर्डन फॉल ऑन द सेम पर्सन। ठीक है, जहां पर लायबिलिटी और बर्डन किस पे है? सेम पर्सन पे फॉल करता है। एग्जांपल, इनकम टैक्स, जो इनकम कर रहा है उसी को इनकम टैक्स देना है। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा, ये आपका डायरेक्ट टैक्सेस आता है, मतलब जहां पर इंडिविजुअल खुद पे करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? टैक्सेस वेयर burden can be shifted to others, example GST, excise duty, customs etc। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म है।
देन उसके बाद कंपैरिजन अगर देखें तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव है, मतलब जो रिच पर्सन है, मतलब जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है या फिर जो अर्निंग बहुत अच्छी करता है, उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, रिग्रेसिव है, मतलब बर्डन फॉल्स मोर अपॉन पुअर एंड एज एवरीवन पेज सेम रेट, ठीक है। तो रिग्रेसिव का मतलब क्या है, हर कोई सेम रेट पे कर रहा है, जैसे जीएसटी अगर एप्लीकेबल है किसी प्रोडक्ट पे, तो वो रिच पर्सन के लिए भी उतना ही है और पुअर पर्सन के लिए भी उतना ही है, उसमें कोई भी कंसेशन नहीं मिलता, तो इसलिए क्या है, वो रिग्रेसिव इन नेचर है। देन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स को अगर देखें तो रेट्स के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइडेड है टैक्स सिस्टम, सबसे पहले प्रोपोर्शनल टैक्स, देन प्रोग्रेसिव, देन रिग्रेसिव एंड देन डिग्रेसिव, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन ऑफ टैक्स सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, सेम परसेंटेज ऑफ इनकम रिगार्डलेस ऑफ लेवल, ठीक है। तो जैसे मान लो डिसाइड कर दिया जाए कि 10% पे करना ही करना है, अब किसी की इनकम अगर 1 लाख रुपए हो रही है तब भी उसे 10% देना है, और अगर किसी की 10,000 रुपए हो रही है तब भी उसे कितना देना है, 10% उसे पे करना ही करना है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोग्रेसिव जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, हायर रेट्स फॉर हायर इनकम्स, ठीक है। तो जो हायर इनकम कर रहा है उस पर इनकम टैक्स ज्यादा लगता है। देन रिग्रेसिव अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों पे सेम लग रहा है, ठीक है। हाई बर्डन ऑन द लोअर इनकम ग्रुप, एग्जांपल बेसिक गुड्स टैक्स इक्वली फॉर रिच एंड पुअर, ठीक है। तो अगर शर्ट परचेज करने गए तो उस केस में जो जीएसटी है वो रिच एंड पुअर के लिए सेम है, तो जो पुअर है उसमें बर्डन ज्यादा आता है एज कंपेयर टू रिच पर्सन। देन उसके बाद डिग्रेसिव टैक्स दैट इनिशियली प्रोग्रेसिव बट बिकम्स प्रोपोर्शनल बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स ऑफ सिस्टम है, ठीक है, पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनेट हो जाता है, मतलब दोनों में बराबर हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस अगर देखें डिवीजन ऑफ टैक्सेस का, तो पहला रेवेन्यू टैक्सेस, ठीक है, मतलब जहां पर स्टेट का एम क्या है या फिर गवर्नमेंट का एम क्या है, रेवेन्यू को बढ़ाना। देन आता है आपका रेगुलेटरी टैक्सेस, इंपोज टू रेगुलेट कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो रेगुलेटरी टैक्सेस होते हैं वो किस लिए इंपोज किए जाते हैं, ताकि जो कंजम्पशन है और जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट किया जा सके। एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेस डिजाइन टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, तो जो इनकम और वेल्थ है, मतलब जो वेल्थ इंडिविजुअल के पास स्टोर हो रही है और जो उसकी इनकम है उसको रेगुलेट करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेस लगते हैं। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी लेवाइंग टैक्स, तो अगर अथॉरिटी के बेसिस पे देखें कि कौन कौन सी अथॉरिटी कौन कौन सा टैक्स लगाती है, तो सबसे पहले यूनियन टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम्स एटसेट्रा। और फिर आते हैं आपके स्टेट टैक्सेस जो कि टोल्स के फॉर्म में होते हैं। अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू बना हुआ, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू बना हुआ कोई टोल टैक्स है या फिर हाईवे है, तो वहां पर जो टोल कलेक्ट होता है वो स्टेट के पास नहीं जाता, वो नेशनल के पास जाता है, मतलब यूनियन के पास जाता है। पर जो स्टेट में जो टोल्स होते हैं या स्टेट मेंटेन्ड हाईवेज होते हैं उसमें जो टोल टैक्स कलेक्शन होता है वो किसके पास जाता है, स्टेट के पास, ठीक है। और स्टैम्प ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू एटसेट्रा, ये क्या है, स्टेट की इनकम है, इसमें यूनियन का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस मतलब जो लोकल बॉडीज, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया था कि स्टेट के अंदर आती हैं लोकल बॉडीज, तो जो वो लोकल बॉडीज टैक्सेस लगाती हैं उसको बोलते हैं लोकल टैक्सेस, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स एटसेट्रा, या फिर हाउस टैक्स वगैरह जो आप लोग पे करते होंगे, ठीक है। देन उसके बाद फीचर्स देखें क्या है, ड्यूअल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो जो यूनियन एंड स्टेट है दोनों टैक्स लगाते हैं। देन डोमिनेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत है जो हमें रेगुलर लाइफ में पे करना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब इनकम टैक्स फॉलोज प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मल्टीपल लॉज, एग्जेम्पशंस एंड कॉम्प्लायंस रूल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो कौन कौन से कंप्लायंस रूल है, कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं कौन से टैक्स पे, वो चीज क्या करते हैं, उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एंड देन रिफॉर्म्स, दैट इज जीएसटी 2017 जो था वो एम किसको करा था, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम को, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स धीरे धीरे आते हैं। अभी जैसे जो जीएसटी की रेजिम जो है दोबारा से रिवाइज करी गई, जीएसटी रेट्स दोबारा से रिवाइज किए गए, वो सब चीजें क्या है, रिफॉर्म्स का एक पार्ट है। देन उसके बाद मेरिट्स अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले सोशल जस्टिस थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो एक पर्सन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती, जिससे वो क्या होता है, सोशल जस्टिस होता है, ये हम समझ सकते हैं। देन जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू, तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा या फिर देश का पैसा, उसको जनरेट करता है। एंड देन इनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेविंग्स, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन को इनकरेज करता है प्लस सेविंग्स को इनकरेज करता है। एंड देन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन डीमेरिट्स अगर देखें तो क्या है, ओवर डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट बर्डन्स पुअर, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो क्या होता है, लगभग सेम अप्लाई होते हैं दोनों पे, रिच एंड पुअर दोनों पे, तो इसलिए क्या है वो उनको ओवर बर्डन कर देते हैं। एंड देन उसके बाद टैक्स इवेजन ड्यू टू लूप होल्स, तो जो लूप होल्स है, जो लॉ में लूप होल्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, टैक्स इवेजन होता है, लोग पे नहीं करते जिसकी वजह से लॉस होता है।
एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी इन कंप्लायंस वो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड रीजनल इम्बैलेंसेस ड्यू टू अनइवन टैक्स कलेक्शन कैपेसिटी। ठीक है, तो जो रीजनल इम्बैलेंसेस है वो भी होते हैं। देन उसके बाद एक कंक्लूजन है आपका, ये कंक्लूजन यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यहाँ पर एक कंक्लूजन खत्म हो जाता है ऑफ द फर्स्ट टॉपिक। इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 1 इज ओवर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, तो अब ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि पब्लिक फाइनेंस इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है, एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कि किसकी, पब्लिक वर्ड मतलब क्या है, सरकारी, पब्लिक मतलब सरकारी, और प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल का। तो जो सरकारी खर्चे और उसकी रेवेन्यू है उसकी बात करें तो पब्लिक फाइनेंस, और अगर हम प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी या किसी ग्रुप की बात करते हैं तो वो क्या है, वो प्राइवेट फाइनेंस में आता है। ठीक है, इट स्टडीज हाउ गवर्नमेंट्स raise resources through taxation, borrowing and other resources, how they allocate these resources for public purposes such as defense, education, infrastructure, healthcare, subsidies and welfare schemes। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिस्टम है, ये जिसको हम बोलते हैं बजट, जिसमें सारी चीजों की स्टडी होती है, किस तरीके से कितना पैसा आया, किस तरीके से पैसे को एलोकेट किया गया डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में। ठीक है, देन उसके बाद पब्लिक फाइनेंस जो है वो किससे कनेक्टेड है, वो कलेक्टिव नीड्स ऑफ द सोसाइटी पे डिपेंडेंट है, उस पर कंसर्न है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है मीनिंग ऑफ प्राइवेट फाइनेंस। तो प्राइवेट फाइनेंस का मतलब क्या है, रेफर्स टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड एंड प्राइवेट बिजनेस। ठीक है, तो वही अभी मैंने आपसे कहा कि अगर गवर्नमेंट की खर्चे की बात हो रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आता है पब्लिक फाइनेंस के अंदर, और जो प्राइवेट फाइनेंस होता है वो किसी भी इंडिविजुअल, हाउस होल्ड या फिर प्राइवेट बिजनेस की बात करता है। ठीक है, देन उसके बाद एग्जाम्पल को अगर देखें, अब फैमिली प्लानिंग इट्स ओन मंथली बजट इज पार्ट ऑफ हाउस होल्ड प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, तो अगर जो हमारे घर में जैसे होता है कि भाई सैलरी आई या पैसा आया तो हम लोगों ने क्या करा, बजट एलोकेट कर दिया कि भाई इस चीज के लिए, राशन के लिए इतना, पानी के लिए इतना, ऐसे इस तरीके से एलोकेट कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्राइवेट फाइनेंस का एक पार्ट है। ठीक है, देन स्कोप अगर देखें पब्लिक फाइनेंस का क्या है, तो सबसे पहले आता है आपका पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू होगा तभी तो उसको आप एलोकेट करोगे, एंड देन एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किस पे करना है, एंड देन पब्लिक डेट, जो बोरोइंग करती है गवर्नमेंट उसकी ईएमआई भी भरनी है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से लेके चलो। जैसे एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, वो कितनी अर्निंग कर रहा है, उस पर कितने खर्चे हैं, उसके लिए कितना लोन ले रखा है, तो उसके रीपेमेंट के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट्स है। ठीक है, यही सारी चीजें पब्लिक के लिए भी हैं। एंड देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज बजट फॉर्मुलेशन, अप्रूवल एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो बजट किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, उसको किस तरीके से अप्रूव किया जा रहा है, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एंड देन फिस्कल पॉलिसी दैट इज मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो चीज जो है यूज ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक गोल्स सेट हुए ऑफ द ईयर उसको अचीव करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप का प्लान होता है। ठीक है, देन स्कोप अगर देखें प्राइवेट फाइनेंस का क्या है, तो सेम वही है जो पब्लिक फाइनेंस का था, पर इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो आपको वही याद रखना है, पर उसको रेफरेंस देना है इंडिविजुअल कैपेसिटी का। ठीक है, इनकम जनरेशन ऑब्वियसली सैलरी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट और रेंट जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का, फर्म का या कंपनी का, वो उसकी होती है इनकम जनरेशन का पार्ट। एंड देन एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली सेम है, एंड देन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कितना सेव कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। एंड देन बोरोइंग एंड लोन्स, कितना बोरो कर रखा है या बोरो करने की जरूरत है और उसको लोन रिपेमेंट किस तरीके से होगा या करना है। ठीक है, एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, तो इंश्योरेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये एक नया एस्पेक्ट है जो कि पब्लिक फाइनेंस पे अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, देन उसके बाद की डिफरेंसेस अगर देखें क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पब्लिक फाइनेंस का क्या है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और जो प्राइवेट फाइनेंस है उसका क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल है या फिर जो जिस भी एस्पेक्ट में हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो या कोई हाउस होल्ड हो, तो उस पर मैक्सिमाइज करना कि उसका जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबल रहे। पर जो पब्लिक फाइनेंस का जो गोल है वो क्या है, वो पब्लिक वेलफेयर जो है वो उसका एम है। ठीक है, नेचर अगर देखें तो कंपलसरी है, मतलब सिटीजन्स को पे करना ही करना है टैक्सेस, और जो पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस है वो वॉलंटरली है, मतलब इंडिविजुअल खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको कहां पे खर्चा करना है और कहां पे नहीं करना। ठीक है, देन डिसीजन मेकिंग देखें तो डेमोक्रेटिक है एंड कलेक्टिव है, मतलब डेमोक्रेसी के थ्रू हमने क्या करा, वोटिंग के थ्रू हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करा और उन्होंने हमारे बिहाफ पे डिसीजन लिया। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक है। पर जो प्राइवेट फाइनेंस है उसमें पर्सनल होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होती है, डिपेंडिंग ऑन कि किसकी हम बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस में। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। इनकम सोर्स को अगर देखा जाए तो टैक्स, बोरोइंग, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, ग्रांट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ये किसका है, पब्लिक फाइनेंस का एक इनकम सोर्स है।
एंड देन अगर प्राइवेट फाइनेंस में देखें इनकम सोर्स क्या है, तो वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, रेंट्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एंड देन एक्सपेंडिचर को अगर देखें तो एक्सपेंडिचर कहां कहां हो सकता है, ये इसके एम्बिट्स हैं, जैसे डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर एक्सेट्रा। और यहाँ पे इंडिविजुअल में अगर देखें या प्राइवेट फाइनेंस में अगर देखें तो फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, लग्जरी आइटम्स, बिजनेस एक्सपेंशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बोरोइंग पावर अगर देखें तो गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है किससे, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जैसे आरबीआई से भी कभी कभार पैसा लिया जाता है, या फिर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लिया जाता है। एंड देन जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है प्राइवेट फाइनेंस की अगर बात करें तो उसमें लिमिटेड कैपेसिटी में बोरो किया जा सकता है। एंड देन डेफिसिट हैंडलिंग को अगर देखें तो अगर मान लो कि डेफिसिट हो जाए, लॉस में जाने लगे, या फिर जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर से कम होने लगे, तो उस केस में फिस्कल पॉलिसी के थ्रू उसको मैनेज किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। पर अगर हम देखें तो अगर प्राइवेट फाइनेंस में अगर डेफिसिट होने लगे तो परसिस्टेंट डेफिसिट को जो है कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी उसको टैकल नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसके पास कुछ तो सेविंग्स होती है, कुछ तो टेक्निक्स वो रखते हैं, पर एक कंटिन्यूअस अगर लॉस होने लगेगा तो ऑब्वियसली कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। बजट अगर देखें तो एनुअल बजट आता है, ये हमें पता ही है, और जो कि क्या होता है, लीगली बाइंडिंग होता है, सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव अप्रूवल। तो जब लेजिस्लेटिव अप्रूवल हो जाता है तो क्या होता है, वो जो बजट होता है वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है। पर जो प्राइवेट फाइनेंस है उसके अंदर जो बजट है वो इनफॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है, बेस्ड ऑन सिचुएशंस है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टाइम पर्सपेक्टिव को अगर देखें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये क्या, पब्लिक फाइनेंस इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और जो प्राइवेट फाइनेंस है वो शॉर्ट टर्म में फोकस्ड है ऑन इमीडिएट नीड्स और प्रॉफिट साइकिल। ठीक है, देन आगे चलते हैं। नेचर ऑफ कंपल्शन अगर देखें तो सिटीजन जो है वो कंपल्ड है टू पे टैक्सेस, उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, और प्राइवेट एंटिटीज ऑपरेट फ्रीली अनलेस रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। ठीक है, तो जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो फ्रीली ऑपरेट करती हैं जब तक उन पे कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। देन उसके बाद रिलेशनशिप अगर देखें दोनों का तो क्या है, जो दोनों हैं वो डिफरेंट हैं पर उनमें कुछ इंटरडिपेंडेंसी भी है, जैसे पब्लिक फाइनेंस डिपेंड्स ऑन प्राइवेट फाइनेंस बिकॉज ऑफ द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल की इनकम है उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स इंपोज होता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर इनकम टैक्स इंपोज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो रेवेन्यू देता है किसको, गवर्नमेंट को, यानी कि पब्लिक फाइनेंस को, तो इसलिए उस पर डिपेंडेंट होती है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, देन प्राइवेट फाइनेंस डिपेंड्स ऑन पब्लिक फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी, सब्सिडीज एंड बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज। ठीक है, तो जो प्राइवेट फाइनेंस है वो भी पब्लिक फाइनेंस पे डिपेंडेंट होती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं फॉर आवर अर्निंग, फॉर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर आवर एजुकेशन, उसी तरीके से गवर्नमेंट हम पे डिपेंडेंट है फॉर टैक्सेस, फॉर रेवेन्यू। ठीक है, तो एक साइकिल है बेसिकली, इंडिविजुअल एज वेल एज बिटवीन द पब्लिक फाइनेंस एंड द प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, देन उसके बाद बोथ इंटरैक्ट इन एरियाज लाइक इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट मार्केट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जो दोनों ही है, मतलब पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस दोनों इंटरैक्ट करते हैं इन दीज एरियाज। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल एक बार देख लोगे आप लोग, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी एक दो एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो फॉर रेफरिंग योर पॉइंट। सिमिलरिटीज को अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बोथ फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो दोनों ही के पास, सरकार हो चाहे इंडिविजुअल हो, दोनों के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनकी जरूरतें क्या है, अनलिमिटेड हो रही। ठीक है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनैलिटी, मतलब क्या है, बोथ रिक्वायर रैशनल एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, तो जब तक रैशनल एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं होगा तब तक मैक्सिमम बेनिफिट नहीं हो सकता, तो रैशनल एलोकेशन ऑफ फंड्स जरूरी है। एंड देन बजटिंग, मतलब दोनों को ही हिसाब रखना पड़ेगा कहां पर कैसे किस तरीके से पैसे को खर्च करना है और किस तरीके से पैसे को सेव करना है। एंड देन बोरोइंग एंड डेट, तो दोनों ही लोन लेते हैं और दोनों ही उसको रिपे करते हैं। एंड देन इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, तो बोथ जो है मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस दोनों ही पर इंपैक्ट आता है। इन केस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन अगर खराब हुई तो भी इंपैक्ट आएगा, या फिर अच्छी हुई तो भी इंपैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन होगा तो भी इंपैक्ट आएगा, और अगर डिफ्लेशन होगा तो भी इंपैक्ट। मॉडर्न ट्रेंड्स देखें क्या है, शिफ्ट फ्रॉम लेजिस्लेचर टू वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो हमारा जो एम रहा है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एम सीधा सा ये रहा है कि एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करना। ठीक है, अब वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, हेल्थ होती है, सोशल जस्टिस होता है। तो जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उसको अचीव करना जरूरी है। एंड देन डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो अगर डेफिसिट हो रहा है, जब कंटिन्यूअस ऐसा सिचुएशन हो जाए जब रेवेन्यू कम आ रहा है पर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, आमदनी अठनी हो रही है और खर्चा रुपया हो रहा है, तो उस केस में उसको मैनेज करना। एंड देन ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंटरनेशनल बोरोइंग
ट्रेड फाइनेंस एंड मल्टीनेशनल टैक्सेशन अफेक्ट पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो इस तरीके से पब्लिक फाइनेंस पे भी इफेक्ट आता है। एंड देन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज पीपीपी, ठीक है। मतलब क्या है, कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, वो टेंडर निकालती हैं, और जो प्राइवेट्स हैं मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं जो जो उस टेंडर को लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो अपना कोटेशन भेजते हैं। तो जो बेस्ट कोटेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एंड द प्रोडक्ट दे विल बी यूजिंग, और जो टाइम यूज करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग टेंडर पास होता है, और टेंडर मिलने के बाद पैसा जाता है उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, और वो क्या करता है, वो चीजें डेवलप करता है फॉर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर इन केस ऑफ एनी अदर एक्टिविटी। पर ये क्या कहलाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको कहते हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ये है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका यहाँ पर ये पूरा इस टॉपिक का है, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लोगे, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, यहाँ से कंक्लूजन खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ आपका कंक्लूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो द नेक्स्ट टॉपिक आता है फिस्कल पॉलिसी, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, हमने दो पॉलिसीज का डिस्कशन किया था, एक हमने किया था मॉनेटरी पॉलिसी का और एक हमने फिस्कल पॉलिसी का। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी हमने डिस्कस किया था तो हमने समझा था कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की पावर किसके पास है, आरबीआई के पास। तो मॉनेटरी पॉलिसी बना के आरबीआई क्या करती है, जो बैंक्स रेगुलेटिंग हैं, मतलब जो बैंक्स कॉर्पोरेट बैंक्स जो वर्किंग हैं उनको रेगुलेट करती है कि उन्हें हाउसिंग लोन किस रेट पे देना है, कार लोन किस रेट पे देना है, तो उनको एक तरीके से रेगुलेट करती है बाय मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी वो है जब इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करे बाय मेकिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है फॉर रेगुलेटिंग द इकोनॉमी या फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस या फॉर एनी अदर पर्पस, जो गवर्नमेंट बना रही है रिलेटेड टू द मॉनेटरी नीड्स, तो वो क्या है, वो फिस्कल पॉलिसी है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है, आरबीआई, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू किस तरीके से करना है और इसको खर्चा किस तरीके से करना है, उसको बोलते हैं क्या, फिस्कल पॉलिसी। इन सिंपल टर्म्स इट रेफर्स टू यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बोरोइंग एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट टू इन्फ्लुएंस कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। और बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी आरबीआई बनाती है या इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। देन उसके बाद जो ये टर्म है वो पॉपुलराइज हुई थी बाय जॉन मेनार्ड केनेस, हु एम्फसाइज्ड दैट फिस्कल पॉलिसी इज क्रूशियल फॉर स्टेबलाइजिंग इकोनॉमीज ड्यूरिंग डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जब डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन होता है तो उस केस में फिस्कल पॉलिसी के थ्रू उसको इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो आ जाओ कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले आपका आता है गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। तो मतलब जो हमने अभी पूरी डिस्कशन किया, डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये गवर्नमेंट रेवेन्यू का पार्ट है, मतलब फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी हमने डिस्कशन किया, दैट इज द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज ऑन डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज, वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी है। एंड देन उसके बाद आता है पब्लिक डेट, जो भी बोरोइंग गवर्नमेंट करती है या गवर्नमेंट किसी को देती है। कैसे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो किसको लोन दे सकती है, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो चीज क्या है, वो भी फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट है। एंड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी को अगर देखें तो सबसे पहले आता है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाएगी फॉर रेगुलेटिंग इकोनॉमी तो उसका एम क्या है, इकोनॉमी को स्टेबल करना एम नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है तो ऑब्वियसली स्टेबल करना ही एम होगा, पर वो भी आप देखोगे तो टेक्निकली ग्रोथ ही है, पर जो हर फिस्कल पॉलिसी का एम होता है वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। देन उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली फिस्कल पॉलिसी बना करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एम होता है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का ये नहीं है कि हर इंडिविजुअल वर्किंग हो, बल्कि ये है कि जो इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ वर्किंग है प्लस विलिंग फॉर वर्क है, उसको उसका काम मिलना चाहिए, उसको जॉब मिलनी चाहिए। एंड देन प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब जो इन्फ्लेशन है और जो डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल करना, मतलब जो प्राइस है, जो प्राइस ऑफ द गुड्स है, जो बेसिक नीड्स है, उसको स्टेबल करना। एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो जो इनकम और वेल्थ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, उसको किसी भी एक या किसी भी ग्रुप पे कंसंट्रेट ना होने देना। स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी इज द मेन एम ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, मतलब इकोनॉमी स्टेबल रहनी चाहिए, वो
डिसबैलेंस होकर के कोलैप्स नहीं करनी चाहिए। एंड देन रीजनल बैलेंसेस, तो जो रीजनल बैलेंस है मतलब रीजन्स के डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है, स्पेशल टैक्स इंसेंटिव फॉर अंडर डेवलप्ड एरियाज इनकरेज इन्वेस्टमेंट देयर, ठीक है। तो जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है जो ऑफिशियल गजट में निकाला जाता है, तो अगर वहां पे कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको कुछ ना कुछ रिबेट्स मिलती है टैक्सेशन में, या फिर कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जिसकी वजह से जो अंडर डेवलप्ड एरिया है वो भी डेवलप होता है। एंड देन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन भी पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी को अगर देखें तो सबसे पहले एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब क्या है, यूज्ड ड्यूरिंग डिप्रेशन और स्लो डाउन। जब स्लो डाउन हो जाए, जब मार्केट धीमी पड़ जाए, बोलते हैं ना कि धंधा इस समय मंदा चल रहा है, ठीक है, तो उस समय जो जो इंडिविजुअल होता है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के पॉइंट पे सोचता है, और जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू उसको मार्केट को फास्ट करती है, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, जब बहुत ज्यादा महंगाई आ जाए, तो किस तरीके से उसको रेट कट डाउन करना है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। देन उसके बाद तो न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, ऑब्वियसली नाम से क्लियर हो रहा है कि जो न्यूट्रल हो, मतलब ना वो गिराने पे ध्यान दे ना वो उठाने पे ध्यान दे, वो स्टेबल सिचुएशन में ऐसे ही चलती रहे, उसको बोलते हैं न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स अगर देखें तो ऑब्वियसली क्या है, रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले आता है आपका टैक्सेशन, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं डिटेल में, दोनों ही डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन आपका आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि टैक्स नहीं है पर रेवेन्यू का काम करता है, जैसे फीस, फाइन, डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज एक्सेट्रा, ठीक है। तो जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो और आपका चालान कट जाए तो क्या है, फाइन है, पर वो क्या है, रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट है, जो कि टैक्स के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद पब्लिक बोरोइंग आती है, मतलब किसी से लोन ले लेना, उधारी ले लेना, ठीक है। देन उसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग आती है, जब रेवेन्यू क्या हो, रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर से कम हो, तो उस केस में डेफिसिट फाइनेंसिंग आती है, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी टू मीट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो खर्चे को बैलेंस करने के लिए जो करेंसी का प्रिंटिंग होता है उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। देन एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट्स, तो अगर देखें क्या है फिस्कल पॉलिसी के एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट, तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो कैपिटल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, उसको उस पर खर्चा करना ताकि वो क्या हो, वो बढ़ाए। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो रेवेन्यू है उसको किस तरीके से खर्च करना है, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेट्रा, इस तरीके से रेवेन्यू को खर्च किया जाता है। देन ट्रांसफर पेमेंट्स, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, तो ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ द फिस्कल पॉलिसी में आता है। एंड देन अब बारी आ जाती है फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा को अगर देखें तो जो फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे जो मेन उनका एम रहता था, फोकस रहता था, वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस और रेवेन्यू के कलेक्शन को रेगुलेट करना था, ठीक है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर देखें, अडॉप्टेड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट रूल, ठीक है। तो जो आफ्टर इंडिपेंडेंस का पीरियड था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था, तब से उसका एम क्या हो गया, इंडिया का वेलफेयर स्टेट बनना। और वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है, जो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट रोल है उसको प्ले करना, ठीक है। देन उसके बाद मॉडर्न पीरियड को अगर देखें, क्या है, फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, फिस्कल कंसोलिडेशन, जीएसटी रिफॉर्म, फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियड है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, जीएसटी रिफॉर्म एक्सेट्रा, इन सब चीजों की बात करता है। एंड देन चैलेंजेस अगर देखें क्या है, तो हाई फिस्कल डेफिसिट, तो हाई फिस्कल डेफिसिट हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑफन एक्सीड्स रेवेन्यू, ठीक है। तो जब रेवेन्यू से एक्सीड कर जाएगा तो क्या है, फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। देन आगे चलते हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से पुअर भी क्या हो रहा है, ओवरबर्डन हो रहा है। टैक्स इवेजन एंड नैरो टैक्स बेस, ठीक है। तो टैक्स इवेजन है बिकॉज ऑफ लूप होल्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टैक्स पे नहीं हो रहा, जिसकी वजह से रेवेन्यू उनका कम होता जा रहा है। देन सब्सिडी बर्डन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जगह पे जो सब्सिडी पहले मिलती थी, उससे क्या हो रहा था, उससे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा था, बर्डन ऑन द गवर्नमेंट हो रहा था, ठीक है। देन पब्लिक डेट मतलब राइज बोरोइंग टू फाइनेंस डेफिसिट, ठीक है। तो जो बोरोइंग ज्यादा बढ़ गई है ताकि जो डेफिसिट है उसको मेंटेन किया जा सके, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ लोन की जो रीपेमेंट की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो भी बढ़ रही है। देन इवैल्यूएशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी को अगर देखें तो सबसे पहले आते हैं आपका, हम मेरिट्स समझते हैं फिस्कल पॉलिसी के मेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहले इफेक्टिव इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, मूव करने के लिए
ये जरूरी है, फिस्कल पॉलिसी जरूरी है, ठीक है। देन यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, तो जो इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए फिस्कल पॉलिसी जरूरी है। प्रमोट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी जरूरी है। साथ ही साथ जो फिस्कल पॉलिसी है वो रीजनल डेवलपमेंट को भी इंकरेज करती है। अब डीमेरिट्स अगर देखें तो इंप्लीमेंटेशन डिलेज ड्यू टू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं उसकी वजह से जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फिस्कल पॉलिसी है, जो फिस्कल पॉलिसी बनाई गई जिसको इंप्लीमेंट करके बहुत फायदे होने वाले हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, उसमें डिले हो जाता है, ठीक है। देन मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो मिस एलोकेट हो जाते हैं। एंड देन डेफिसिट फाइनेंसिंग में फ्यूल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जो डेफिसिट फाइनेंस करने की नौबत आती है जिसकी वजह से क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। एंड देन डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग लीड्स टू डबल ट्रैप, ठीक है। तो जो बोरोइंग से डिपेंडेंस है, मतलब लोन लेके जो खर्चा चलाते हैं उन पे डबल ट्रैप हो जाता है, बिकॉज उनके खर्चे तो फिर से आने वाले हैं, प्लस उसके साथ साथ उनको लोन भी रीपे करना होता है। देन कंक्लूजन ये है आपका इस टॉपिक का, तो कंक्लूजन को खत्म करते हैं, यहां पर आपका कंक्लूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रल बजट, ठीक है। तो अभी हमने फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस किया, उसी में हमने ये चीज पढ़ी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, अपनी रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंडिचर को मेंटेन करती है, ठीक है। फिर हमने उससे पहले पढ़ा था पब्लिक फाइनेंस, तो पब्लिक फाइनेंस में हमने ये समझा था कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका क्या है, उसका रेवेन्यू और उसका खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, वो क्या है, पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट है। तो सेंट्रल बजट भी ऑब्वियसली क्या होगा, पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट होगा, ठीक है। बजट रेफर्स टू a statement of government's estimated income and expenditure for a particular financial year, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड इनकम है और उसको किस तरीके से प्रपोज करना है खर्चे में, वो चीज का प्रपोजल क्या है, बजट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 112, यूनियन गवर्नमेंट प्रेजेंट्स टू पार्लियामेंट एन एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम ऑफिशियली बोलते हैं, कॉमनली नोन एज यूनियन बजट और सेंट्रल बजट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको हम बहुत जब न्यूज में आता है तो हम ऑब्वियसली सब लोग सुनते हैं कि क्या चीज महंगी होने वाली है, क्या चीज सस्ती होने वाली है, तो वही सारी चीजें आती है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस अगर देखें तो सबसे पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये, हमें पता है ये चीज कि फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या शो करता है, इकोनॉमिक फिलोसफी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट, मान लो कोई नई गवर्नमेंट आई, अब उसका किस चीज पे ज्यादा एम है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान है, वो चीज रिप्रेजेंट करता है बजट। एंड देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी है, ये हमें पता है। एंड देन टूल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो वेल्थ इकट्ठा थी लोगों के पास, वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस के थ्रू अपने पास ली और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करा इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। एंड देयर आफ्टर इंडिकेटर ऑफ गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, तो जो गवर्नमेंट है वो किस चीज को, किस प्रायोरिटी लिस्ट में किस चीज को ऊपर रखती है, वो चीज बताता है सेंट्रल बजट। एंड देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो जो सेंट्रल बजट है वो प्रोवाइड्स पार्लियामेंट एंड सिटीजंस विद इंफॉर्मेशन ऑन हाउ पब्लिक फंड्स विल बी यूज्ड, तो किस तरीके से पब्लिक फंड को यूज किया जाएगा वो बताता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 112 मतलब 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। देन आर्टिकल नंबर 113 जो पार्लियामेंट की कंट्रोल की बात करता है और ओवर अप्रूवल ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो जो पार्लियामेंट है वो आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है। एंड देन आर्टिकल नंबर 114 दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल, दैट अप्रूवल फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, मतलब जो टैक्सेस हैं वो कहाँ इकट्ठे होते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, और जब बजट अप्रूव हो जाता है तब इस फंड से जहां जहां भी प्रपोज किया गया है वहां वहां पैसा विड्रॉ होता है, ठीक है। देन आर्टिकल 110 आता है जो कि बात करता है मॉनेटरी बिल की, जो कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है उसको कैटेगराइज करता है एज अ मॉनेटरी बिल, दैट इज स्पेशल कैटेगरी डीलिंग विद फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो आता है आर्टिकल नंबर 265 दैट इज नो टैक्सेस शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो जो कि बात करता है कि अगर टैक्स इंपोज करने हैं तो सिर्फ उतने ही टैक्सेस इंपोज हो सकते हैं या कलेक्ट हो सकते हैं जो कि लॉ से एस्टैब्लिश अथॉरिटी उस चीज को अलाउ या डिसअलाउ करे, ठीक है। देन उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट अगर देखें तो सबसे पहले आता है आपका क्या, रेवेन्यू बजट, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है सेंट्रल बजट या यूनियन बजट। तो सबसे पहला पार्ट आता है रेवेन्यू बजट, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात होती है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, पहला टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट क्रिएट एसेट्स, मतलब
जो कि एसेट्स बनाता नहीं है, बस वो एक्सपेंसेस के लिए जरूरी है, जैसे सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, डिफेंस सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेट्रा। मतलब ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जिससे कोई एसेट बन नहीं रहा बल्कि एसेट्स को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। देन देखो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा होगा, तो जो स्टेज आएगी उसको बोलेंगे रिवेन्यू डेफिसिट। क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा कि डेफिसिट का मतलब क्या है, कि जब एक्सपेंडिचर क्या हो, आपके रिवेन्यू से ज्यादा हो, ठीक है। देन उसके बाद कैपिटल बजट आ जाता है, मतलब जहां पर कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना है कि रेवेन्यू मतलब जो हमारे पास पैसा आया, कितना आया और उसको किस तरीके से हमने डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल हमारे पास कितना है, कितना आया और उसको हमने किस तरीके से डिवाइड कर, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। एंड देन डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स एंड देन रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट है। मतलब अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो रिकवरी, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोसीड मतलब जो भी प्रोसीड्स हुए हैं उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना, एंड देन बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज फ्रॉम फॉरेन कैपिटल्स, ठीक है। देन उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर देखें तो एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट एसेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट या वो एक्सपेंडिचर या वो खर्चे जिससे क्या होता है, एसेट्स बनता है या फिर लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डिफेंस इक्विपमेंट, लोन टू स्टेट्स, इन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब है। तो अब फिर से मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाता है, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन कैपिटल रिसिप्ट्स तो क्या बनेगा, फाइनेंस थ्रू बोरोइंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग यहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है या फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट अगर देखें तो सबसे पहले आता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या है, जब रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर बराबर हो तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। देन डेफिसिट बजट, ऑब्वियसली डेफिसिट वर्ड जुड़ गया है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेवेन्यू। एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मतलब रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, मतलब हमारे पास कुछ सेविंग्स है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलें तो आ जाओ स्टेज इन बजट प्रिपरेशन एंड अप्रूवल इन इंडिया। क्या स्टेजेस है, सबसे पहले प्रिपरेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो बजट प्रिपेयर करती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, इसमें सबसे पहले आपको देखना है ये कैसे प्रिपेयर होता है, तीन स्टेजेस में होता है। सबसे पहले वेरियस मिनिस्ट्री सबमिट एस्टिमेट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको अपने ऊपर कितना कितना खर्चा चाहिए, कितना कितना फंड चाहिए, वो अपना अपना प्रपोजल किसको देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देती है। तो सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अपना अपना प्रपोजल किसको देंगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है। ठीक है, तो मान लो 5 मिनिस्ट्रीज हैं, इन्होंने अपना अपना प्रपोजल किसको दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि उन्हें कितना कितना बजट चाहिए इस बार वर्किंग के लिए, ठीक है। देन उसके बाद कंसल्टेशंस हेल्ड विद नीति आयोग एंड आरबीआई एंड अदर स्टेक होल्डर। तो इनके जो प्रपोजल्स हैं इस पे क्या होगा, कंसल्टेशंस होंगी कि इनको कितना कितना बजट दिया जाए। उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, ड्राफ्ट बजट तैयार करेगी। देन उसके बाद वो ड्राफ्ट बजट क्या होगा, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो ड्राफ्ट बजट होगा पार्लियामेंट में प्रेजेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लोकसभा में उसको प्रेजेंट करेंगे यूजुअली ऑन 1 फरवरी ईच ईयर, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ तो आती है नेक्स्ट जो है बजट स्पीच, जहां पर डिलीवर्स स्पीच हाईलाइटिंग गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड मेजर अनाउंसमेंट, ठीक है। तो जो बजट से रिलेटेड मेजर अनाउंसमेंट है और जो पॉलिसीज है उस पर स्पीच डिलीवर करता है कौन, फाइनेंस मिनिस्टर। देन उसके बाद आ जाओ तो फोर्थ स्टेज आती है पार्लियामेंट्री डिस्कशन। उसके बाद होती है जनरल डिस्कशन इन बोथ द हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में डिस्कशंस होगी। और उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज एग्जामिन बजट एलोकेशंस, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं, मतलब ईच डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग कमिटी है वो क्या करेगी, जो बजट एलोकेशन है उसको एग्जामिन करेगी। एंड देन वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है। तो जो ग्रांट्स की डिमांड है, मतलब जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए किसी ने मांगा तो एक क्या है, ग्रांट की डिमांड है, फिर उस पर वोटिंग होगी कि वो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। एंड देयर आफ्टर लोकसभा वोट्स ऑन डिमांड्स मेड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने अपना अपना प्रपोजल दिया था उस पर वोट कौन करेगा, लोकसभा के मेंबर्स वोट करेंगे। एंड देन राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस बट नॉट वोट, ठीक है। तो राज्यसभा अपना व्यू पॉइंट दे सकता है पर वोट नहीं कर सकता। एंड देन पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, मतलब लीगल अथॉरिटी गिवन टू गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट है उसको क्या मिलेगी, लीगल अथॉरिटी मिल जाएगी कि अगर वोटिंग हुई है इन केस ऑफ यस तो उसको अथॉरिटी मिल जाएगी, वो कंसोलिडेटेड फंड से जाकर के पैसा विड्रॉ कर सकता है। एंड देयर आफ्टर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, ठीक है। फाइनेंस बिल मतलब कंटेन्स टैक्सेशन प्रपोजल,
बिकम फाइनेंस एक्ट आफ्टर प्रेसिडेंशियल असेंट। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देगा तो क्या बन जाएगी, वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद टाइप ऑफ डेफिसिट देखें इन बजट क्या है। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, वो ज्यादा है किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू डेफिसिट कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो अमाउंट आएगी वो आएगा रेवेन्यू डेफिसिट। देन फिस्कल डेफिसिट अगर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड कर दें, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट को और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट के जो अमाउंट्स है उसको ऐड कर दें और उसको टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर दें, तो अगर पहली कंडीशन तो यही है। देखो, इसमें सबसे पहली कंडीशन तो इतनी आपको समझनी है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर वो ज्यादा होना चाहिए किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट की सम से। ठीक है, देन उसके बाद अगर हमें फिस्कल डेफिसिट अगर कैलकुलेट करना है, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करना पड़ेगा क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट को। ठीक है, देन प्राइमरी डेफिसिट को अगर देखें क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो फिस्कल डेफिसिट का जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, मतलब जो हमने लोन ले रखा है उसको हम दे देंगे, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या है, वो प्राइमरी डेफिसिट है। और बजटरी डेफिसिट को अगर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो जो बोरोइंग्स है उसको एक्सक्लूड करके जो टोटल रिसिप्ट्स है, मतलब जो आया है और जो गया है उसको अगर माइनस कर दें तो बजटरी डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, देन बजट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी को अगर देखें तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है बजट बनाना। ठीक है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पे कितना इन्वेस्ट करना है ये बताता है बजट। एंड देन सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बनती हैं बजट के थ्रू। एंड देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है एंड प्राइस स्टेबिलिटी एंड रीजनल बैलेंस होता है। ये सारी चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड देन इनकरेज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है टू सेव टैक्सेस एंड टू इंक्रीज मनी। ठीक है, देन चैलेंजेस अगर देखें तो क्या है, ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फिस्कल डेफिसिट, पॉपुलिस्ट मेजर्स, टैक्स इवेजन, सब्सिडी बर्डन, इंप्लीमेंटेशन गैप। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स है। एंड देन रिसेंट रिफॉर्म्स अगर देखें तो ये रिफॉर्म्स आपको याद रखने हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली एग्जांपल्स मान लो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कोई भी एक दो रिफॉर्म्स आप मेंशन कर सकते हो फॉर एग्जाम्स। देन ये आप यहाँ पे मैंने 5 रिफॉर्म्स मेंशन करे हैं, तो कोई भी एक दो रिफॉर्म्स आप जो है मेंशन कर सकते हो इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देन उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है, तो कंक्लूजन यहाँ पे ये आप मेंशन कर दोगे इन योर आंसर। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक, देन आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बर्डन ऑफ डेफिसिट्स एंड डेट्स। ठीक है, तो जो डेफिसिट्स और डेट्स हैं उसका बर्डन क्या है और वो किस पे। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस में डेफिसिट का मतलब क्या है ये हम समझ ही चुके हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो किससे, रेवेन्यू से। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर एंड इट्स रेवेन्यू इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जो शॉर्टफॉल है, मतलब एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है रेवेन्यू से तो वो क्या है, शॉर्टफॉल ऑफ द रेवेन्यू है, तो वो क्या है, वो डेफिसिट माना जाता है। ठीक है, when expenditure exceeds income the government finance this gap through borrowing और प्रिंटिंग मनी। ठीक है, तो दो ही ऑप्शंस है, या तो बोरो करेगी या फिर पैसा प्रिंट करा जाए। डेट क्या है, डेट बेसिकली लायबिलिटी दैट अराइजेस व्हेन गवर्नमेंट बोरो टू फाइनेंस डेफिसिट ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, तो हर साल अगर मान लो डेफिसिट होता जाए और हर साल गवर्नमेंट को पैसा ही बोरो करना पड़े तो वो क्या है, वो डेट का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम कंक्लूजन देखें इसका क्या है, व्हाइल डेफिसिट इज अ फ्लो कांसेप्ट डेट इज अ स्टॉक कांसेप्ट। ठीक है, मतलब जो डेफिसिट है वो एनुअली मेजर किया जाता है फ्लो की, जैसे हमने डिस्कस किया था ना स्टॉक एंड फ्लो का, तो जो फ्लो होता है वो हम एनुअली मेजर करते हैं और स्टॉक इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे डिस्कस करते हैं। तो डेफिसिट क्या है, वो फ्लो कांसेप्ट है क्योंकि पूरे साल की बात है, और जो डेट है मतलब वो एक टाइम की बात है कि आपने लोन ले लिया या नहीं लिया। ठीक है, तो वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ डेफिसिट अगर देखते हैं तो पहला रेवेन्यू डेफिसिट, जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट से ज्यादा होगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो रेवेन्यू में हमने डिस्कस किया था जब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है तो सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज, मतलब ऐसी जगहों पे खर्च करती है जो कि एसेट नहीं बनाते पर जो उसकी लाइबिलिटीज है वहां पर पे किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद ये एग्जांपल है मेंशन कर दोगे। उसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे तो फिस्कल डेफिसिट निकल के आ जाएगा। देन और अगर ये फॉर्मूले में निकल के आए कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, हाई है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है हर साल, तो उस केस में क्या है, जो गवर्नमेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, बोरोइंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है।
देन उसके बाद आ जाओ तो प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट या फिर जो उसने पैसा विड्रॉ किया उसका इंटरेस्ट पेमेंट में जो दिक्कत आ रही है या फिर जो दे रही है उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो चीज क्या निकल के आ जाएगी? प्राइमरी डेफिसिट। एंड देन बजटरी डेफिसिट को अगर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, तो ये आ जाएगा बजटरी डेफिसिट। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो मीनिंग ऑफ पब्लिक डेट को अगर देखें क्या है? पब्लिक डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके टाइप्स को देख लेते हैं। इंटरनल डेट मतलब बोरोइंग विद इन द कंट्री, मतलब बैंक से ही आपने लोन लेके अपने अंदर मैटर सॉर्ट कर लिया। जैसे घर में एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक घर है उसमें बच्चे को लोन लेना है, तो वो बैंक से लेने के बजाय अपने पापा से ही ले लिया उसने और उसने उसको वापस दे दिया। ठीक है, तो दैट इज इंटरनल डेट। एक्सटर्नल डेट जब बाहर से लेना पड़े, मतलब बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। उसके बाद पब्लिक डेट जो है वो और तरीकों में भी क्लासिफाइड है, जैसे प्रोडक्टिव डेट, मतलब जो आपने कुछ प्रोडक्शन के लिए यूज किया, जैसे एसेट्स बनाने के, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। तो पैसा आपने लिया पर उससे क्या करा? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया। देन अनप्रोडक्टिव डेट मतलब नॉन एसेट पर्पस, जैसे सैलरी, वॉर एक्सपेंसेस, सब्सिडीज, इन सबको निभाने के लिए आपने डेट लिया, लोन लिया। ठीक है, तो ये आपके डिविजन है। देन कॉजेस ऑफ डेफिसिट अगर देखें और क्या है? एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तभी डेफिसिट होगा और तभी डेट्स लेने की नौबत आएगी। एंड देन इनएडिक्वेट रेवेन्यू जनरेशन, अगर रेवेन्यू जनरेशन कम होगा तभी डेफिसिट होगा और डेट की नौबत आएगी। देयर आफ्टर डेवलपमेंटल नीड्स, अगर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करने में आप उतारू हो चुके हो तो क्या होगा? तो डेफिसिट होगा, डेट की नीड आएगी, पर डेट रिपेमेंट करने के लिए क्योंकि आपका कैपिटल जनरेट होता जाएगा तो वो आप रीपे कर सकते हो। देन पॉलिटिकल पॉपुलिज्म मतलब लोन वेवर्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फूड सब्सिडीज, आप ऐसे पॉलिसीज यूज कर रहे हो फॉर इलेक्शंस, फॉर गेटिंग वोट्स, तो इसलिए आपको डेट लेना पड़ेगा। देन ग्लोबल फैक्टर्स, दैट इज ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस, ग्लोबल रिसेशंस, एक्सटर्नल शॉक्स लाइक कोविड-19, तो ये बेसिकली क्या है? ये भी डेट लेने पे मजबूर करता है और डेफिसिट क्रिएट करता है। देन नेचुरल डिजास्टर एंड क्राइसिस, तो अगर नेचुरल डिजास्टर और क्राइसिस हो जाएगा तब भी डेफिसिट होगा और डेट आपको लेना पड़ेगा। देन बर्डन देखें किसका? डेफिसिट का और डेट का। तो जो बर्डन है वो किस पे डिपेंड करता है? पहला इकोनॉमी पे। ठीक है, तो जो कंट्री है, अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो कंट्री पे जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या करता है? इन्फ्लेशन बढ़ाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ाएगा अगर बहुत ज्यादा लोन होगा। देन उसके बाद एक्सटर्नल डेट इंक्रीजेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज एंड एक्सपोजेस द इकोनॉमी टू करेंसी रिस्क। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल डेट मतलब कि आपने लोन लिया, बाहर से लिया, तो क्या है? वो आपकी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोज करेगा टू द फॉरेन कंट्रीज। देयर आफ्टर ऑन फ्यूचर जनरेशंस पे उसका बर्डन आता है। ठीक है, तो बोरोइंग्स टुडे क्रिएट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस टुमारो। ठीक है, देन ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो इस पे भी असर आता है, इस पे भी बर्डन आता है कि अ लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू गोज इनटू इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो जैसे एक नॉर्मल सी बात ले लो कि एक इंडिविजुअल ने अगर लोन लिया तो उस पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उस पर क्या क्या बर्डन्स होंगे। ठीक है, तो वही चीज मेंशन्ड है फॉर द पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, देन उसके बाद ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इफेक्ट आएगा क्योंकि ग्रोथ हो नहीं पाएगी क्योंकि आपका सारा पैसा किस पे खर्च होगा? रीपेमेंट ऑफ द लोन। ऑन इंटरनेशनल क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब लोग आपको लोन देने में डरेंगे बिकॉज उनको ये लगेगा कि आप लोन बहुत ज्यादा ले रहे हो तो रीपे कर भी पाओगे या नहीं। एंड देयर आफ्टर मेथड्स ऑफ डेट रीपेमेंट एंड डेफिसिट कंट्रोल, तो क्या मेथड्स हैं? पहला रीफंडिंग। ठीक है, तो नया लोन लेके आपने पुराना लोन भर दिया। देन कन्वर्जन, रिप्लेसिंग हाई इंटरेस्ट लोन्स विद लो इंटरेस्ट लोन्स। ठीक है, तो ये अच्छा ऑप्शन है कि आपने एक जगह से लोन लिया था, मान लो मजबूरी में, जहां पे हाई इंटरेस्ट देना पड़ता था, पर जब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई तो उस केस में क्या करा आपने? ऐसी जगह से लोन ले लिया जहां पर आपको लो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जो वो लोन आपने लिया उससे आप पहला वाला लोन रीपे कर दो तो आपको अब इंटरेस्ट लो रेट पे मिल जाएगा। देन सिंगिंग फंड्स, सेटिंग असाइड फंड्स एनुअली टू रीपे डेट। ठीक है, तो जो फंड्स हैं उसको यूज करना टू रीपे डेट्स। देन कैपिटल लेवाई, दैट इज वन टाइम हैवी टैक्स ऑन वेल्थ टू लिक्विडेट डेट। ठीक है, तो हैवी टैक्स इंपोज करा ऑन द कैपिटल्स ताकि आप एक बार में रीपे कर दो डेट। बार बार लोगों को परेशान करने के बजाय आपने एक बार में हैवी टैक्स इंपोज करके आपने लोन रीपे कर दिया। एंड देन सरप्लस बजट, अगर आपका बजट इस तरीके से होने लगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से कम हो गए तो आपकी जो सेविंग्स होगी उससे आप लोन रीपे कर सकते हो। देन डेफिसिट कंट्रोल मेजर्स को अगर देखें तो सबसे पहला रेवेन्यू एनहांस करो, तभी ऑब्वियसली डेफिसिट खत्म होगा। ठीक है, देन रेशनलाइजिंग
एक्सपेंडिचर, तो जो एक्सपेंडिचर है उसको रैशनलाइज करो, मतलब जहां पर जरूरी है वहीं पे खर्च करो और जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे खर्च मत करो। जैसे जो वेस्टफुल सब्सिडीज हैं, बेटर टारगेटिंग फॉर वेलफेयर स्कीम्स, तो उनको वेलफेयर स्कीम्स पे लगाओ, ना कि किसी को सब्सिडी दो। देन प्रोमोटिंग दिस इन्वेस्टमेंट, मतलब सेलिंग स्टेक्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पीएसयू जिसको बोलते हैं, उसमें जो स्टेक्स है, मतलब उसमें जो शेयर्स वगैरह है उसको सेल कर दो। एंड देन इनकरेजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, तो जो पीपीपी है उसको इनकरेज करो, दैट रिड्यूसेस बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। देन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉस, मतलब ऐसे लॉस क्रिएट करना जो कि फिजिकल पॉलिसी को रेगुलेट करे और फिजिकल पॉलिसी को रिस्पॉन्सिबल बनाए फॉर देयर एफिशिएंट वर्किंग। एंड देयर आफ्टर इंडियन एक्सपीरियंस विद डेफिसिट एंड डेट्स, तो ये आपके बेसिकली एक्स्ट्रा है। आप चाहो तो अपने एग्जाम में अपने कंटेंट को बल्कि बनाने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा बेटर एज मिल जाएगा ओवर द अदर्स, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया का, इसमें कोई भी एक दो चीजें आप मेंशन कर देना, कोई भी इशू नहीं होगा, एक्सटर्नल डेट वगैरह, ठीक है। देन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेट, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें अगर, तो सबसे पहले देखें तो फाइनेंस प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उसको फाइनेंस मिल जाता है इजीली। एंड देन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग डिप्रेशन, तो जब डिप्रेशन का टाइम होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे चल रही होती है या फिर नहीं चल रही होती, उल्टी चल रही होती है, तो उस केस में उसको स्टिमुलेट करता है, इकोनॉमिक को ग्रोथ सिचुएशन में लेके जाता है। स्प्रेड द टैक्स बर्डन अक्रॉस जनरेशंस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उसको हेल्प करता है, कैसे, बाय स्प्रेडिंग द टैक्स बर्डन, ठीक है। देन उसके बाद प्रोवाइड सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करता है क्या, डेट्स। फाइनली आपका कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लोगे फॉर मेंशनिंग इन द एग्जाम्स, ठीक है। इसको एक बार देखें, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 3 ओवर हो चुकी है। हम यूनिट नंबर 4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इकोनॉमिक्स के साथ हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।